पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है दोस्तों। आज करेंगे प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी आपको बताना चाहेंगे कि 125 प्रश्न इसमें है। हम कर रहे हैं दोस्तों 125 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। और इसमें आप देख पाएंगे कि मैंने ऐसे बना दिया है एक प्लेलिस्ट जिसमें हमने लिख दिया है कि 125 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अगला वीडियो नहीं देखा है, तो आप क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। और यह टीजीटी के पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया हुआ है। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जिंदे की लाश के लेखक हैं। जिंदे की लाश के लेखक हैं। पहला ही प्रश्न मज़ेदार है। जिंदे की लाश के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी। तो जिंदे की लाश जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। डी नंबर सही होगा। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो जिंदे की लाश है अय्यारी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो अय्यारी उपन्यास है, जासूसी है ना, क्योंकि ये जासूस की जासूसी भी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की। आइए, दूसरा प्रश्न है। औरत विधा है। अच्छा प्रश्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। तो यह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है नया हो, ध्यान दीजिएगा। यशपाल, अमृत राय, राहुल संकीर्तन, जैनेन्द्र। तो सभी को पता है कि जैनेन्द्र मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, उपन्यासकार नहीं है। ये आते हैं आपके अज्ञेय के क्षेत्र में। जैनेन्द्र, अज्ञेय आप सभी को पता होगा, आप साहित्य पढ़ रहे होंगे। आंचलिक उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु, इलाचंद जोशी। तो ये हैं फणीश्वरनाथ रेणु। सी नंबर सही होगा। वंशज की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी। सभी गलत है। 5 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई रचनाएं आपको मिलेंगी जो आप पहली बार कर रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो ये वंशज किसकी है? तो यह मृदुला गर्ग की है। आगे चलेंगे। शब्दवध उपन्यास है। यह शब्दवध उपन्यास किसका है? 6 नंबर में याद रखिएगा। राजकृष्ण मिश्रा, वीरेंद्र जैन, ज्ञान चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह। तो यह वीरेंद्र जैन का उपन्यास है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है। अपनी धरती अपने लोक की विधा है। कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। 7 नंबर में आप रखेंगे। तो अपनी धरती अपने लोक, यह क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट, अच्छी यह पंक्ति है, ध्यान दीजिए। पार उतरी कह जई हो, प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा है। पार उतरी कह जई हो, प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा है। 8 नंबर का प्रश्न है। रिपोर्टार, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत। तो यह क्या है? यह यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बार यूजीसी नेट में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। शांतिप्रिय द्विवेदी, नागेंद्र महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो 9 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे कि यह जो कथन है यह जयशंकर प्रसाद का है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की सुभद्रा कुमारी चौहान की। 10 नंबर में आप देखेंगे यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। आगे देखिएगा, बहुत बार ये रिपीट होता है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, रीतिबद्ध। यही प्रश्न 2021 टीजीटी में आया था। बस प्रश्न यही था, आपको पूछा गया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के लिए किसने कहा? तो आप आचार्य रामचंद्र की पुस्तक पढ़ेंगे ना, शुक्ल जी की, तो वहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह लें। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कह दिया 11 नंबर में।
और यही प्रश्न पूछा गया था बच्चे, वहाँ पे कहना पूछ रहा था किसने कहा था कि आप कह सकते हैं, तो सभी ने ये लगा दिया था विश्वनाथ मिश्र, जबकि ऑप्शन में शुक्ल जी सही माने गए थे। नैनन में जे सदा रहते तिनकी कान कहानी शून्यो करे, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो ध्यान दीजिएगा ग्वाल कवि ठाकुर घनानंद आलम। 12 नंबर में याद रखेंगे, यह आलम की पंक्ति है, डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल, पंक्ति में कवि की पीड़ा किसके प्रति है, मतलब क्या कवि कहना चाह रहा है। 13 नंबर में अशिक्षा, बेकारी, स्वदेशी वस्तु भाषा के प्रति, भाषा के विकास के प्रति, तो भाषा को इन्होंने कहा है निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। जैसे कोई इतनी भी भाषा आप सीख लीजिए, लेकिन जब आपको कहीं ना चोट लगेगी तब आप मदर टंग में क्या बोल जाएंगे, मदर लैंग्वेज में, तो वही आपकी समझ लीजिए मातृभाषा होगी, वही कह रहे हैं यहाँ पे। पितरों में समास है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, दिगु, तो ये पितरों में जो है कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास आप देखेंगे 3 पार्ट में टूट जाता है, इतरेतर द्वंद्व, है ना। तो आगे देखिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। जगदभि, जगत शब्द का किस विभक्ति वचन का रूप है, तो जगत जगतः जगतभि, तो ये जो है कि ये हिसाब से पूछा जा रहा है ना किस विभक्ति का रूप है। भी जब आप आएंगे ना जो है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे वाले पार्ट पे तीसरे नंबर पे आता है जगत का ये ये विभक्ति जो है बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। 15 नंबर में तो ये होती है तृतीया का बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता ना, तो ये बहुवचन है, डी नंबर सही होगा। रूप आप याद करिए अगर आपको रूप याद न हो तो। 16 नंबर में स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन के रूप बताइए। तिष्ठेत, तिष्ठेह, तिष्ठेव, तिष्ठम, तिष्ठेत। जैसे पढ़ते हैं ना पठम पठाओ पठामह, पठस पठता पठंती, पठामी पठाओ पठामह, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पुरुष एक वचन का रूप है। 16 नंबर में यदि आपको ये सब रूप नहीं याद हैं तो आप अगर मान एक संस्कृत गंगा की पुस्तक आती है सर्वज्ञ भूषण की विजयी भव, उसे लेके आप ज़रूर याद कीजिएगा, और संस्कृत के लिए आप सर्वज्ञ भूषण को पढ़ सकते हैं, ठीक है। खासकर रूप बहुत अच्छे तरीके से याद करवाते हैं, ध्यान दीजिए। यह होगा तिष्ठते, तिष्ठेह, ए नंबर सही होगा। राज्ञ पुरुष में विभक्ति बताइए। राज्ञ आप याद रखिएगा, जब राजा का आप पढ़ेंगे ना विभक्ति तब आप बता पाएंगे। राज्ञ पुरुष में विभक्ति है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। 17 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो यह षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। आगे चलिए। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है हिंदी से संस्कृत में। सर्व छात्रे विद्यालयं गच्छति, सर्वे छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति, सर्वे छात्राः विद्यालये गच्छते, सर्व छात्राणि विद्यालयं गच्छति। 18 नंबर में आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे सर्वे छात्रा मतलब सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सर्वे छात्रा विद्यालय गच्छेत, ये क्या है, ये सी नंबर सही होगा। क्या सही होगा, सी नंबर सही होगा। सॉरी ध्यान दीजिए, गलती हो गई भाई, सर्वे छात्राः क्योंकि द्वितीया लगेगा और इसके बाद विद्यालयम गच्छति, बी नंबर सही हो गया। सर्वे छात्राः विद्यालयम गच्छति, इसमें विद्यालय दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे द्वितीया लगा है, तो यहाँ पे विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालयः, तो यहाँ पे तृतीया लगेगा, है ना, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? 19 नंबर के प्रश्न में तो इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप बहुत अच्छे से इनको जान रहे होंगे। आइए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी,
बिहारी, पश्चिमी। आप सभी को पता है कि बिहारी भाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। जैसे अवधी बघेली आती है, अवधी बघेली आएगी, और छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ऐसे ट्रिक आप याद रखेंगे तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ए, ध्यान दीजिए, ए बी सी। अगर ये आप याद कर लिए तो बहुत सारे प्रश्न सही कर देंगे आप, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो यहाँ पे प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी से है। और पूर्वी हिंदी में कितने लोग आते हैं? तो भाई 3 लोग आते हैं, ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। आइए नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो सबको पता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसके बाद हिंदी का नंबर आता है ना। तो ये अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। सबसे पहले संस्कृत आई, इसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, है ना। चलिए आगे। किसी देश के अधिकांशतः जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, संपर्क भाषा। तो क्या कहते हैं? राष्ट्र भाषा। बी नंबर सही होगा। 22 नंबर के प्रश्न। अब हम चलेंगे 23 नंबर के प्रश्न में। ये प्रश्न 2015 या 17 में आया हुआ था। कहाँ आया था? तो यूजीसी में आया था। ठीक है, आप यूजीसी नेट का अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो समझ पाएंगे। सुल्तानपुर में बोली जाती है अवधी भाषा, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो यह क्या बोली जाती? अवधी। ठीक है, आइए 24 नंबर का प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। 24 नंबर में प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो ये बोलियां कहाँ से आई हैं? सौरसेनी से आई हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं अमीर खुसरो, क्योंकि आप देख पाएंगे अमीर खुसरो आदिकाल में आते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद्रबरदाई, जायसी, हरिओद। तो हरिओद की रचना है परिप्रवास, है ना। आप देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न। आइए 26 नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? 26 नंबर के प्रश्न में इजी प्रश्न है, थोड़ा जल्दी चलेंगे आगे। यामा, रश्मि, परिक्रमा, भू परिक्रमा। देख रहे हैं कैसे आपको उलझाया हुआ है। तो भू परिक्रमा कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा किसकी रचना है ना। चलिए आगे। निम्न में से कौन व्यंग्यकार नहीं है? हरिशंकर परसाई हैं, पांडे बेचर शर्मा उग्र हैं, हरिओद, कुंवर नारायण। ये दोनों तो हैं, नहीं पूछा जा रहा है 27 नंबर के प्रश्न में। तो आप जानते हैं कुंवर नारायण। आगे चलेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण का नाम है? रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे, लाल तारा। इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है बेनीपुरी राम वृक्ष के गांव का नाम था, जिसे इन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया, है ना। और ये क्या थे? ये प्रगतिशील लेखक संघ में थे और ये जेल भी गए हुए थे। देश आज़ादी के लिए संघर्षरत था, तो उस समय के कवि हैं। और ये लोग बहुत मेहनत किए थे। तो ये जेल गए थे, तो जेल में जब इनको यातनाएं मिली थी तो इनकी आंखें लाल हो गई थी। क्या हो गई थी? लाल हो गई थी। तो फिर इन्होंने संस्मरण लिखा कि लाल तारा। ठीक है, जब देखेंगे आप लाल तारा को पढ़ेंगे ना तो आप भावुक हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध गद्य कृति का नाम है उजली आग, प्रवाह, मौक्तिकमाल, हृदय की हिलोर। कुछ नए प्रश्न होंगे आपके लिए, हो सकता है तो हृदय की हिलोर है, डी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से कौन सा समूह शिव प्रसाद सिंह के कहानियों को दर्शाता है? तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शिव प्रसाद सिंह के कहानियों को दर्शाता है। तो यहाँ पे परिंदे आप देख रहे हैं, निर्मल वर्मा की है, जलती झाड़ी भी नी का है, तो ये कट जाएगा। मुर्दा सराय भेड़िया अंधेरा हंसता है, ठुमरी ये किसका है? रेड़ू का है, ये कट जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे?
प्रश्नों को हटाने का कार्य एग्जाम में करेंगे। चौकैया, नीम, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ आप सभी को पता है किसका है, तो उस हिसाब से ये बी नंबर सही होगा, है ना, बी नंबर सही होगा। मुर्दा, मुर्दा राय, भेड़िए, अंधेरा हंसता है, किसका है, शिव प्रसाद सिंह का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, हिंदी, मलयालम। तो सी नंबर सही होगा, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अंधेरी नगरी के अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राज्यविहीन, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। 32 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, अंधेर नगरी का मतलब है जहाँ अन्याय की जगह है। आँखों पर चर्बी आना 33 नंबर का प्रश्न है और मुहावरा है, तो ध्यान दीजिए। आँखों पर चर्बी आने का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। तो अभिमान करना सी नंबर सही है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करेंगे और देखने का कार्य करेंगे, है ना। 34 नंबर का है, तो यहाँ पे ये जो है कि रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर के प्रश्न को जो अब यहाँ पे हमने देख लिया था, अब देखिए 34 नंबर के प्रश्न को आप देखिए। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। सिरमौर, शिरीष, शिशिर, सिर, शीर्षस्थ। ठीक है, तो क्या धारण किया जा रहा है? जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए। अभी आपको लगेगा सिरमौर होगा, लेकिन सिरमौर नहीं है, शीर्षस्थ है ना, जो एकदम ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द है नव्य, नयोदय, अतिवृष्टि। इनमें से कोई नहीं, है ना, तो याद रखिए 35 नंबर के प्रश्न में नव्य है, नयोदय है या अतिवृष्टि है, तो नयोदय है। पहली वर्षा का पानी नयोदय है, नयोदक है, सॉरी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास 36 नंबर का यह जो है मुहावरा है, जो बार बार लोगों के बीच बहुत चरितार्थ रहता है। तो बताइए क्या होगा? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, नहीं होता है। 36 नंबर में आप याद रखेंगे। आगे चलिए, डी नंबर सही होगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रावण होता है। तो 37 नंबर को आप याद रखिएगा। तो कवि के लिए कहीं भी पहुँचना क्या होता है? अगम्य नहीं होता है। ठीक है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं होता है। नेक्स्ट, कमल के फूल के रचयिता हैं मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। अच्छा प्रश्न है ना, हो सकता है आपके लिए नया ही हो, तो ध्यान दीजिएगा, यह भवानी प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट, प्रगतिवाद की सीमा है तो 1918 से 1930 तक। ठीक है, 1943 से 1953 तक, 1900 से 1918 तक। तो ये तो छायावाद रहा, क्या रहा? छायावाद रहा, है ना। 1918 से 1900 से 1918 तक, सॉरी 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग रहा, है ना। और ये जो है कि 18 से 30 तक 36 तक लिया जाता है छायावाद। और ये इसके बाद 30 के बाद जो है कि आ जाता है आपका प्रगतिवाद। तो याद रखेंगे, प्रगतिवाद जो होता है 1936 से 1942 ईस्वी तक होता है। तो इसमें जो प्रश्न सही होगा इनमें से कोई नहीं, डी सही होगा, है ना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, तुलसी के भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय शुक्ल जी। तो 40 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। तो क्या होगा भाई यहाँ 40 नंबर के प्रश्न में? इसको तो आप बता ही दीजिए, क्योंकि तुलसी पे बहुत अच्छा शुक्ल जी काम किए हैं। इनके ऊपर जातियों का आरोप लगता है, पंडित थे तो पंडितों पे ही ज़्यादा काम किए, है ना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर के प्रश्न में, ये हम लोग इनका नहीं है, यह नाटक नहीं है। ये है कि श्याम जोशी का नाटक है।
मनोहर श्याम जोशी का क्या है, पटकथा है। मनोहर श्याम जोशी का पटकथा है जो धारावाहिक के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आप चलिए आगे। नई कविता पत्रिका के संपादक हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश। तो जगदीश चंद्र गुप्त है। 42 नंबर के प्रश्न का डी आंसर सही होगा। आइए आप देखते हैं 43 नंबर के प्रश्न को, थोड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं, आप देख पा रहे होंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? वर्णनात्मक निबंधकार, भावात्मक, ललित, वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधकार। ये रहा आपका ऑप्शन आपके सामने। आप इन सब प्रश्नों का जल्दी जल्दी थोड़ा सा उत्तर दीजिएगा। तो ये कैसे हैं? ये भावात्मक निबंधकार हैं। आगे चलेंगे। फिर बेतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, हरिशंकर परसाई। ये तीनों ललित निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं? तो ललित निबंधकार हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है फिर बेतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है ना। ये निबंध के जो रचयिता हैं बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये किसका है फिर बेतलवा डाल पे? सी नंबर सही है, जो है विवेकी राय का है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय आप जानते हैं लेख धन अक। ठीक है, लेखक। डी नंबर सही होगा। आइए, स्वर संधि है पूछा जा रहा है। स्वर संधि किस में है? अतयो में, रजनीश में, तपोगुण में, सदाचार में। तो रजनी धन ईस में क्या है? स्वर संधि है। आइए, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह। द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधार है, तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। आइए आगे चलते हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद है श्रोधन अड़, श्रावधन अन, श्रावधन अड़, श्रोधन अन। तो श्रावण शब्द में 48 नंबर का आप देखेंगे श्रोधन अन होगा, न का ड हो जाता है ना। आप व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तो ये सारे नियम आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे क्या कहेंगे? खंडिता, अविचारिका, प्रेयसी, वामा। 49 नंबर का यह प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। उसे क्या कहते हैं? अविचारिका। बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। सुजान रसखान नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तो रसखान द्वारा, घनानंद द्वारा, सुदन द्वारा, रहीम द्वारा। आप सभी को पता है कि घनानंद की जो प्रेमिका थी वो थी सुजान। कौन थी? सुजान। सुजान का अर्थ होता है चतुर, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि सुजान नाम देखते घनानंद पे चले जाएं, तो यह रसखान की है। किसकी है? रसखान की है रचना। आगे देखिए। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं तो आप सभी को पता है भक्तिधारा में 2 धाराएं हुई थी, एक कृष्णाश्रयी हुई थी, एक रामाश्रयी। ठीक है, तो प्रेमाश्रयी के अंतर दोनों धाराएं 2 पार्ट में टूट गई थी। तो प्रेमाश्रयी के अंतर्गत जो है कि कौन कौन आए थे? तो आप देखेंगे प्रेमाश्रयी के अंतर्गत आ गए थे जायसी और आदिकाल के बहुत सारे कवि थी। जैसे जो है कि आप देखेंगे तो बहुत सारे कवि मिलेंगे आपको। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य निराला का द्वारा रचित नहीं है? अतिमा, युगपथ, अणिमा, सभी गलत है। 52 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो ये अणिमा इनकी रचना है। आइए अब चलेंगे 53 नंबर के प्रश्न में। ये भी बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है। दिनकर की रचना है पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर, सांप, रसवंती। तो ये हरी घास पर क्षण भर और ये सांप दोनों अज्ञेय की रचनाएं हैं। इस तरीके से ये दोनों बी और सी कट जाएगा तो बचेगा पवनदूत और रसवंती। तो ऐसे रसप्रिया एक कहानी है रेणु की, वैसे ही रसवंती है दिनकर की काव्य रचना। ठीक है, आगे चलिए। साहित्य सहचर निबंध रचित है नागार्जुन द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, हजारी प्रसाद दिनकर। 54 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आगे देखिएगा। उच्छ्वास, ध्यान दीजिए। उच्छ्वास काव्य किसके द्वारा रचित है? धूमिल, निराला, प्रसाद, पंत। 55 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यहाँ पंत का है। किसका है? पंत का है। जो प्रश्न लीजिए वहाँ समय नहीं देंगे। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तो विद्यापति हैं। मैथिल जो है कि इनका एक है ना कि अपनी लोकल लैंग्वेज में रचनाएं करना बहुत आसान है ना। तो वही जो है कि
किए थे इसमें, सब जग मिठा करके ऐसी एक पंक्ति आती है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसलावरी, कवितावली। तो कवितावली तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की। बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? हाँ, ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है नया हो, बहुरंगी मधुपुरी, है ना, ध्यान दीजिए, बहुरंगी। आगे चलते हैं। बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? 58 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो यह रचना है सरदारपुर सिंह की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, राहुल संकीर्तन की। सभी गलत, तो सी नंबर सही होगा, राहुल संकीर्तन की रचना है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु। तो यह हेमचंद की रचना है। नेक्स्ट, कतविद सजी नारी जगमाही पंक्ति लिखी गई है रहीम द्वारा, मलुकदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो यह देखने से लग रहा है अवधी भाषा में लिखा हुआ तुलसीदास का यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। वियोगी हरि, अयोध्या सिंह हरिऔध। 2 ऑप्शन ऊपर हैं, ध्यान दीजिएगा। वियोगी हरि आप देखेंगे यहाँ पे, चतुरसेन शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री। तो 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? किसकी नहीं है? स्वयंभू की है नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये रचना आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें क्या होगा भाई? तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से स्वयंभू की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है? आप लोग बताइए। स्वयंभू की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? यह अच्छा प्रश्न है ना, ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखेंगे किसकी है। तो ये जो है पयमचरी और रिठरेडु और स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो स्वयंभू की है। आप समझ पा रहे हैं? जसहर, चरयू इनकी रचना नहीं है, तो प्रश्न बनता है ना कि यह किसकी रचना है फिर? तो जसहर, चरयू पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। और ये जैन साहित्यकार थे। कैसे साहित्यकार थे पुष्पदंत? तो जैन साहित्यकार थे। आइए, नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम है, तो नाथूराम शर्मा सरोज, नाथूराम शर्मा पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर। डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ये तो दैनिक समाचार पत्र नहीं था, ये साप्ताहिक था। भारत मित्र, समाचार, सुधावर्षण, प्रजा हितैषी। 64 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। तो क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं ना, तो ध्यान दीजिए। ये समाचार सुधावर्षण ऐसा पत्र है जो दैनिक पत्र था, हिंदी का पहला दैनिक पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलेंगे। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? यदि आपने अभी तक तार सप्तकों के कवियों को याद नहीं कर रखा है तो ध्यान दीजिएगा, आप अब भी जाके याद कर लीजिए, है ना। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ये है तीसरा सप्तक, है ना। आगे चलेंगे। वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कि बताना चाहूँगी, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। वैसे तो मैंने सारे प्रश्न को पहले से क्लियर कर रखा है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं ना, तो ऐसे प्रश्नों में यदि आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक। आगे चलते हैं। 66 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखिए, ध्यान दीजिए। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। ये इनके प्रतिपादक को जरूर याद रखिएगा। इनका जो है कि इनका जो समुदाय, सॉरी, इनका जो है कि जिसके इन्होंने अनुवाद की बनाया हुआ है। जैसे आप देखेंगे अद्वैतवाद किसका है, तो शंकराचार्य का है। तो वैसे द्वैतवाद आपसे पूछा जा रहा है किसका है, तो याद रखिएगा यह निम्बार्काचार्य का है ना। रामानुजाचार्य का क्या है, वल्लभाचार्य का क्या है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। इन सबको आप याद करके रखिएगा। चलिए, पुष्टि मार्ग की स्थापना की विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने।
तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। आपसे पूछा जाएगा अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये प्रश्न बदल जाएगा, यहाँ पे पुष्टि मार्ग पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नागरी नीरद पत्रिका मेघनाथ मेघघन की है, मासिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ये साप्ताहिक है। कैसी है? साप्ताहिक है। चलिए, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो बताइएगा। यस के पी के, एक सूत्र हमने आपको बता दिया, यहाँ पे बता दे रही हूँ, यस के पी के, है ना, ध्यान दीजिए। कुंभलनाथ और परमानंद दास, यस से सूरदास, ठीक है। तो एस के पी के मतलब कि सूरदास तो हैं और पी परमानंद दास भी हैं और के से कुंभन दास हैं। एक आते हैं आपके जो है कि एक लोग और आएंगे, वो चार लोगों का है, यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है अष्टछाप में। तो एस के पी के मतलब कि नंददास नहीं है, ठीक है। CCGN में आएंगे, इनका एक सूत्र है CCGN, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आ जाएंगे नंददास, ऐसे मैंने याद किया है, हो सकता है तो आप भी याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। बादल के रचयिता हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। 70 नंबर का प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी। पंत जी का है बादल राम। आइए आगे चलते हैं। ये बादल करके 2-3 लोगों की रचनाएं हैं, आप इन्हें क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कृति 10 द्वार से सोपान तक है, तो इनकी आत्मकथा है। क्या है? ये 4 भागों में है। क्या नीड़ बसा, क्या नीड़ बसा 10 द्वार, क्या खूब नीड़ बसा 10 द्वार। तो ये है नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, है ना, समझ रहे हैं आप, 10 द्वार से सोपान तक, टोटल 4 भागों में है। चारों को आप याद रखिएगा। एक ट्रिक हमने आपको बता दिया, क्या नीड़ बसा 10 द्वार, नीड़ का निर्माण, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, क्या, ठीक है। आगे चलिए, अब देखेंगे 72 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अज्ञेय की सांप किस प्रकार की रचना है? खंड का, प्रबंध का, लंबी कविता या व्यंग्य? तो यह व्यंग्य है, ठीक है। कैसी रचना है? तो 72 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, यह व्यंग्य रचना है। आगे चलिए। 2 चट्टानें किसकी काव्य कृति है? दिनकर की, अंचल की, बच्चन। 73 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो यह 2 चट्टानें बच्चन की रचना है, हरिवंश राय बच्चन। लाक्षागृह कहानी की रचनाकार है मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मणिका मोहिनी, शशि प्रभा। 74 नंबर के प्रश्न में आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाक्षागृह क्या पूछा जा रहा है आपसे? लाक्षागृह। यह चित्रा मुदगल की कहानी है। किसकी कहानी है? तो चित्रा मुदगल की कहानी है। बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार। भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है। 75 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है भाई, कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह, गिरिराज किशोर, रमेश संसा, राम विलास शर्मा। डी नंबर सही होगा। 75 नंबर का यह प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है ना, और आपने इसका उत्तर भी देख लिया। अब चलिए हम चलेंगे 76 नंबर के प्रश्न में। प्रेम मारी की कवि नहीं है, तो देख पा रहेंगे मंझन भी है, मुल्ला दाऊद भी है, जासी भी, ये रहीम नहीं है, ठीक है। 76 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, याद रखिए, ठीक। चलिए, संविधा के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, चंद्रगुप्त शर्मा, अजीत चौधरी। अच्छा प्रश्न है ना। कुछ प्रश्न आपको बहुत नए मिलेंगे, यूनिक तरीके के प्रश्न मिलेंगे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह नरेश मेहता का है। किसका है? नरेश मेहता का। आइए आगे चलते हैं। चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? ये प्रश्न बताइए फटाफट सभी लोग। चढ़े न दूजा रंग, तो ये किस विधा की रचना है? तो एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, दूरदर्शन नाटक है, ठीक है। तो ये कैसा है? तो ये एकांकी है। क्या है? एकांकी है। चढ़त न दूजो रंग। अमृतलाल
नागर का नाटक है, सॉरी ध्यान दीजिएगा भाई। चढ़त न दूजो रंग किस विधा की रचना है? तो अमृतलाल नागर का यह नाटक है। क्या है? नाटक है। आगे चलते हैं। राजपूत की हार एकांकी है, गिरिराज कुमार माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल सुदर्शन। 79 नंबर का प्रश्न है और आप ध्यान दीजिएगा। तो यह किसका है? यह सुदर्शन का एकांकी है। नेक्स्ट, मालती माधव नाटक में अंक हैं 10। कितने अंक हैं? 10। ये बाल भारत क्या है? तो बाल भारत आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है ना। और इस प्रश्नोत्तरी में तो इसे नाटक दे रखा है, लेकिन मैंने बहुत खोजा, ये हमें मिला नहीं है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा आप स्टार लगा के नोट कीजिएगा। जैसे ही हमें मिलता है हम कमेंट सेक्शन में नीचे आपको पिन कर देंगे, है ना। लेकिन प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो मिला था वो यही मिला था कि यह नाटक है, बाल भारत। ठीक है, आगे चलिए। अब हम चलेंगे 82 नंबर के प्रश्न पे। देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। 82 नंबर के प्रश्न हैं। 82 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, है ना। देखिए, ध्यान दीजिए। तो माघ की कौन सी रचना है? तो माघ की रचना है उत्तम राम। 1 मिनट ध्यान दीजिए। ये मिलाने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि जल्दबाजी में हम प्रश्न को गलत कर बैठते हैं ना। भवभूतिका क्या है? तो उत्तम राम चरितम है भवभूतिका। इसका मतलब है कि घ में दूसरा है ना। ऐसे ही प्रश्न कीजिएगा। अगर परीक्षा में बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलाएंगे हम पूरा। आप देखिए, आप ग के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका भवभूति का उत्तम राम चरितम है, तो इसका मतलब है कि ये बी नंबर सही होगा, है ना। आप देखेंगे तो ये माघ का क्या है? शिशुपाल वधम। और अब आगे देखेंगे तो भास का क्या है? भास का है स्वप्नवासो दत्तम। अब आगे देखेंगे तो इनका क्या है भाई? भवभूतिका। तो दूसरा मिल गया भवभूतिका, है ना। अब भारवी का बता है किरातार जूनियम। अब चलिए आगे। कालिदास का प्रिय अलंकार है तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम। ठीक है, तो उपमा कालिदास का है। आगे चलेंगे। गीत काव्य है तो मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप सभी को पता होगा कि ये नाटक है, 4 अंकों वाला नाटक है। कुमार संभवम एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। मेघदूत क्या है? एक दूत काव्य है। कैसा काव्य है? तो दूत काव्य है। तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, 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 नक्षत्र। तो ये नक्षत्र होगा, बी नंबर सही है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा रहा शुद्ध शब्द लिखिए। सतधनचित, सच्चिदानंद। ये शुद्ध है, बाकी शुद्ध नहीं है। देख रहे हैं, च से पहले छोटा च आधा च आएगा। आइए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? संपूर्ण। ठीक है, तो ये बी नंबर सही होगा। लिखने में आप जल्दबाजी में इसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बी नंबर सही है, संपूर्ण। आगे चलिए। पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आप हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन प्रश्नों का जब ऑप्शन या प्रश्न को जब आप प्रयोग करके देखने लगते हैं तो आंसर तक पहुंचने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो सुंदरता क्या होती है? दिखाई जाती है। निद्रा आती है। मूर्खता की जाती है। तो ये कपट क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है ना। आगे चलिए। बानर का तद्भव रूप बताइए। अभी तो तत्सम और तद्भव में आप कंफ्यूज थे। तत्सम, यहाँ पे बानर का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। बानर, बांदर, बंदर या बांदर। 89 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा तो ये बंदर होगा। क्या होगा? बंदर हुआ होगा। तो ये ठीक है। आगे चलिए, तत्सम हो जाएगा। तो बानर का तद्भव पूछा जा रहा है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? 90 नंबर में आप देखेंगे तो युग रूढ़ है। ये जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं ना, सब युग रूढ़ में आ जाते हैं। आगे चलिए। कनकटा, कान कटा, कन कटा है, ये नहीं कंधन कटा। ऐसा 4 ऑप्शन दिया होगा।
दिया रहेगा तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। कान कटा, दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए। एक मिनट। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ है, व्यंजन है, विसर्ग है, यड़ है। 92 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, तो इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। पंक्ति में छंद है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 और 7 पे अति हो रही है, देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देख रहे हैं आप? तिल तिल काट रही थी, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख रहे हैं? 12 और 7 पे, तो यहाँ पे दो रहेगा, 1 1 1 और ये 2 1, तो यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसके पहले वाले पे जब आएगा तब 6 और 7 4 4 8, ठीक है। 7 होना चाहिए वैसे। हो सकता है कि दृग में एक ही नंबर लगेगा कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं एक ही लगेगा, है ना। जब ग पे कोई मात्रा रहती आधी तो इसे बड़ा कर देती द को, तो 7, इसमें बरवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरवे। आपने बहुत अच्छे से अलंकार पढ़ लिया, छंद पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, शांति रस का स्थायी भाव है, शांति का भय है, शोक है, उत्साह निर्वेद है। क्या है? डी नंबर सही होगा, निर्वेद है। अब इलाहाबाद में मात्राएं हैं, इलाहाबाद को आप तोड़िएगा, देखिएगा कितनी मात्राएं हैं। 95 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कितनी मात्राएं होंगी, तो आप तोड़ लीजिएगा। इसमें 8 मात्राएं हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह। देख में अलंकार है, उपमा, रूपक, निरंग रूपक, प्रतीप। 96 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्या होगा भाई? तो ये प्रतीप अलंकार है ना। आप पुराने अलंकार नहीं पूछे जा रहे, नए पूछे जा रहे। श्लेष अलंकार है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारी ओर। संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे, यह घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है। तो क्या होगा? ए नंबर सही होगा। आई श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। एक चीज को कई अर्थ हो सकते हैं। आगे चलिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होगा, तो अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे चलिए। दैन्य शब्द है, स्थायी भाव, रस, संचारी भाव सभी गलत है, तो यह संचारी भाव है, दैन्य। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए नया हो, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए। प्राण का बहुवचन है, तो प्राण, प्राणो, प्राणे, इनमें से कोई नहीं, तो प्राण का याद रखिएगा। प्राण का बहुवचन नहीं होता, प्राण सीधा उपयोग किया जाता है। जैसे कौआ का बहुवचन नहीं होता, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हरदम बहुवचन में ही रहती हैं, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो शीतलता, मिठास, नम्रता भाववाचक संज्ञाएं है ना, लेकिन सच्चा क्या है? विशेषण है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो उषा, प्रभात, सवेरा। उषा का मतलब होता है सुबह होने वाला है, प्रभात सूर्योदय जब हल्की हल्की सूर्य की किरणें निकली होती है, सवेरा तो चिड़िया चहकने लगती थी। इसमें भिन्न अर्थ वाला क्या है? दिन, ठीक है। आगे चलिए। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू, आयु, तो क्या है? आयु है। डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अस, घोटक, है, कटक, तो क्या नहीं है भाई? 104 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, तो कटक। आगे चलते हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, मतलब होता है रात को चलने वाला राक्षस। प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर, तो ये प्रभाकर क्या है? दिनकर का पर्यायवाची है। दुष्कर का विलोम है सुकर, सरल, सुकर्म, सहायक। 106 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा, तो दुष्कर का है सुकर। नेक्स्ट। अर्पण का विलोम है लेना, स्वीकारना, पाना, ग्रहण करना। 107 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा।
तो अर्पण का मतलब होता है क्या, दूसरे को देना, अर्पित कर देना। और ग्रहण का मतलब होना अपने पास ले लेना। आई साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई है? स्नेही, शंकर, पूर्ण, रामचरित उपाध्याय। 108 नंबर का प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। यह शंकर का है। आगे चलते हैं। कंसवध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? तो कंसवध, ये भी प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया ही हो, तो ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है 109 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 109 नंबर का। ध्यान दीजिए। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधि और सभी गलत हैं, तो खड़ी बोली का है। ठीक है, बी नंबर सही होगा। निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार हैं विवेकी राय, नीलवर वर्मा, धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र। 110 नंबर में आप याद रखेंगे तो यह किसका है? शब्दिता धर्मवीर भारती की रचना है। चैती काव्य संग्रह है कुल भारती की, प्रभाकर माचवे की, कुसुम अंचल की, वासुदेव सिंह की। 111 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह किसकी रचना है? तो यह वासुदेव सिंह की रचना है। परिक्रमा व्यंग संग्रह है, किसका है व्यंग संग्रह? महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ, शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाद। ये दोनों तो व्यंग्यकार हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें से किसका है? तो शरद मिश्र का है। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है, तो प्रसिद्ध रचना नहीं है, क्या नहीं है? प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल, शेष इतिहास। तो ये प्रेम फुलवारी और प्रेम माधुरी दोनों हैं। भक्तमाल नाभादास की रचना है, शेष इतिहास इसमें इस प्रश्नोत्तरी में जो इस ऑप्शन का जो आंसर माना गया था शेष इतिहास, लेकिन ये भी इनका नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं है। बाकी आप याद रखिएगा, ये विवादित प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएगा तो हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू और अब्दुल रहमान सरहपा। तो आपको याद रखना होगा कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, ठीक है, राम के जीवन पे। वैसे ही अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू की, क्योंकि स्वयंभू ने भी एक राम के जीवन पर लिखा हुआ है रचना, उसी से इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। आइए चलते हैं। हिंदी के प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? प्रथम महाकाव्य बिसल रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो। तो ये सी नंबर सही होगा। राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल के लिए नाम, 1 मिनट दोस्तों देख ले रहे हैं हम, कट गया 1 मिनट। पीडीएफ को हम ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। हम पहुंच गए थे इधर पे, देखिए 115 नंबर की प्रश्नोत्तरी पे पहुंच गए थे दोस्तों। अचानक वीडियो कट जाता, प्रश्न भी हमारा रह जाता, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग माफ़ी दे दीजिए तो हम इसको कंप्लीट करवा दें, है ना, ध्यान दीजिए। प्रश्न हमारा था, 1 मिनट, थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। 115 नंबर का प्रश्न था ना, याद रखिएगा। तो ये था 115 नंबर का प्रश्न था, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे दोस्तों। हाँ, यहाँ तक हो गया था, ये प्रश्न हमारा था, हाँ यहाँ तक हो गया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से माना जाता है, तो ये माँ पृथ्वीराज रासो को, और जो है कि माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, आदिकाल की यह रचनाएं हैं। इसे जाली ग्रंथ भी इन्होंने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के लिए नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो बीजोपन काल, सिद्ध सामंत युग, आदिकाल, वीर गाथा काल। 116 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आप बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? ठीक है, ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो सिद्ध सामंत युग कहा है, क्या कहा है? सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत बार पूछा जाता है ना। आगे देखेंगे।
अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो डिंगल कहते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश और ब्रज रहेगा तो पिंगल बन जाएगा। पिंगल मीठी भाषा है, डिंगल कड़वी है ना, कर्कश इसको कहते हैं। अब देखेंगे 119 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर में से नहीं है, पूछा जा रहा है नहीं है ना 119 नंबर में। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क। तो 119 नंबर में आप याद रखेंगे तो उपेंद्र नाथ अस्क नहीं है, बाकी ये सब कहानीकार हैं। ठीक है, आगे चलिए। 120 नंबर में आप देखेंगे, 120 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवे इशार का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन, रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा। तो 120 में आप याद रखेंगे तो वरदान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हाँ ये देखो, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। तो ये ऐसा प्रश्न आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ये सभी ये पता है, युगांत इनकी रचना लास्ट में हुई है। उसके बाद ग्राम्या, तो 121 नंबर में आप ध्यान रखेंगे युगांत के बाद ग्राम्या। तो यहाँ पे देखिए मिल गया, युगांत यहाँ भी है यहाँ भी। अगर आप युगांत समझते तो प्रश्न आपका गलत हो सकता था, है ना। तो 121 नंबर में बी नंबर से पहले पल्लव है, गुंजन है, युगांत है और ग्राम्या है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? भारतेंदु, शुक्ल, छायावाद, द्विवेदी युग। तो इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? डी नंबर सही होगा। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है यूजीसी नेट की, ये पूछे जाते हैं वहाँ पे। इश्कनामा के रचनाकार है बोधा आलम बिहारी ठाकुर। 123 नंबर का प्रश्न है, तो ये है इश्कनामा बोधा की रचना है। आगे चलेंगे। यही प्रश्न पिछले जो है कि में गड़बड़ हो गया था और मैंने जल्दबाजी में उसे गलत किया था, तो आप ध्यान दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? अब्र, रसा, जकी या नवाब राय? तो रसा नाम से करते थे, है ना 124 में। आगे 125 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, अचानक कट गया था, तो उसके लिए खेद है मुझे। आप दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। चंद्रमा तद्भव शब्द का चयन कीजिए, मतलब जो तद्भव हो, तत्सम नहीं तद्भव। चंद्रमा, विवाह, सुमन। तो सुमन वाले फूल होता है, यह कैसा शब्द है? तो तत्सम है। चंद्रमा भी तत्सम है, सुमन भी है। विवाह, बी व जहाँ रहेगा वो हरदम तत्सम शब्द होगा, ब जहाँ रहेगा वो तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सिंह, ये डी नंबर सही होगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।